सोचिए एक ऐसे क्लब के बारे में जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश शामिल हैं। ये है न्यूक्लियर वेपन्स का क्लब और भारत इसका एक बहुत ही अहम सदस्य है। आज हम बात करेंगे भारत के परमाणु त्रय या न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में। ये आखिर है क्या और देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये परमाणु त्रय होता क्या है। फिर देखेंगे कि भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं। इसके बाद इस सवाल पर आएंगे कि क्या ये वाकई जरूरी है, हमारे पड़ोसियों का इस पर क्या सोचना है, और आखिर में इस बेजोड़ ताकत की असली कीमत क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये परमाणु त्रय है क्या चीज और क्यों इसे किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी कहा जाता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये 3 अलग अलग तरीकों से परमाणु हमला करने की काबिलियत है। जमीन से, हवा से और समुद्र से। इसका असल मकसद ये पक्का करना है कि अगर कोई दुश्मन देश पहले हमला कर भी दे तब भी उसके पास पलटकर जवाब देने की ताकत बची रहे। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है एक भरोसेमंद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब एक ऐसी गारंटी कि अगर दुश्मन के पहले हमले में हमारे कुछ हथियार तबाह हो भी जाएं, तो भी हमारे बाकी के हथियार जवाबी कार्रवाई के लिए हर हाल में तैयार रहेंगे। यही एक तरह की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब थियरी से हटकर असलियत पर आते हैं। देखते हैं कि भारत के इस परमाणु त्रय में आखिर कौन कौन से हथियार शामिल हैं। दुनिया भर के हथियारों पर नजर रखने वाली एक संस्था है SIPRI। उनके 2021 के एक अंदाजे के मुताबिक भारत के पास लगभग 156 परमाणु हथियार थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। त्रय का जो पहला स्तंभ है वो है हमारी वायुसेना। सोचिए, राफेल, मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान ये परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं। किसी भी हमले का फौरन जवाब देने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं जमीन पर। जमीन से मार करने वाली मिसाइलें इस तरह का दूसरा स्तंभ हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है अग्नि सीरीज की मिसाइलों का, जो पूरे महाद्वीप में कहीं भी अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। और अब त्रय का सबसे अहम और सबसे सुरक्षित हिस्सा, हमारी परमाणु पनडुब्बियां। ये समुद्र की गहराइयों में महीनों तक छिपी रह सकती हैं और पानी के नीचे से ही परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं। दुश्मन के लिए इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। तो ठीक है, हमने हथियार तो देख लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर भारत को इन सब की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये ताकत इस इलाके को ज्यादा सुरक्षित बना रही है या फिर और भी ज्यादा खतरनाक? देखिए, इस परमाणु त्रय को लेकर ना 2 अलग अलग सोच हैं। एक तरफ जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि ये दुश्मनों को डराने और देश को एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये एक बहुत ही महंगा और खतरनाक रास्ता है जो इस इलाके में और ज़्यादा अस्थिरता पैदा करता है। एक जाने माने स्कॉलर हैं TT पॉलस। उनका तो ये तक कहना है कि भारत के परमाणु हथियार बनाने का फैसला किसी बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ असरदार वैज्ञानिकों के एक छोटे से ग्रुप के दबाव में लिया गया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ एनालिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये कोई बहुत नई या जबरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये 1950s और 60s के दशक की पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। अब देखिए, भारत जो भी तैयारी करता है वो अकेले में तो नहीं हो रही है। इसका सीधा असर हमारे पड़ोसियों पर, खासकर चीन और पाकिस्तान पर भी पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इसे कैसे देखते हैं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक शक्ति। इन दोनों देशों से एक साथ निपटने का दबाव ही भारत को इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और जब बात समंदर के नीचे की ताकत की आती है तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। चीन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा है और भारत के पास सिर्फ 2। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी फर्क की वजह से इस पूरे इलाके में हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई है। चीन अपनी नेवी को तेजी से मॉडर्न बना रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीनी मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है ताकि वो भारत का मुकाबला कर सके। चलिए अब आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, कीमत। इस बेमिसाल ताकत को हासिल करने और इसे बनाए रखने में आखिर खर्च कितना आता है और इसके रणनीतिक जोखिम क्या हैं?
अब इस पर कुल खर्च कितना है, इसका सही सही अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि अनुमानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जो इसके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि असली खर्चा तो इससे कहीं कहीं ज़्यादा है, शायद खरबों रुपए तक। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि देश की असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्या असली सुरक्षा सैन्य ताकत से आती है या फिर देश के लोगों के आर्थिक विकास से? तो जैसे जैसे भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितने हथियार हैं। असली सवाल ये है कि परमाणु हथियारों की इस दौड़ में जीत का आखिर मतलब क्या होता है और क्या ये ताकत सच में हमें ज्यादा सुरक्षित बना रही है।